अजहरुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका टर्किश रेडियो एंड टेलीविजन कॉरपोरेशन की उर्दू सर्विस से बात करने के लिए। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जवेरी आपका। सबसे पहले मैं तुर्क रेडियो को और उसके तमाम सुनने वालों को और जो देख रहे होंगे, जैसे कि आपने बताया वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट पे, जी हाँ, मैं उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया है। जी, हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे पढ़ने वालों और सुनने वालों के लिए वक्त निकाला। अजहरुद्दीन साहब, कुछ आपके बचपन के हवाले से बात करेंगे कि आप किस सन में पैदा हुए, और कुछ जालंधर के हवाले से बताइए कि आप अपने वालिदैन के साथ जो है हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। हाँ जी जवेरिया, मैं जालंधर में मेरी पैदाइश 1936 में हुई थी जी। और उसके बाद मैंने वहाँ स्कूल में ज्वाइन किया जब मैं 5 साल का था, लेकिन मेरे वालिद पुलिस सर्विस में थे। जी। तो उनकी जो पोस्टिंग हुई वो शिमले में वाइसराय हाउस में हुई थी। जी। तो मैं अपनी वालिदा के साथ और 2 बहन भाइयों के साथ हम शिमले शिफ्ट हो गए। 1 साल मैंने शिमले में गुजारा और पहली जमात जो थी वो मैंने शिमले में पास की। उस वक्त वहाँ के वाइसराय जो थे लॉर्ड लिलिथगो थे, जिन्होंने मुझे बेस्ट अवार्ड दिया था सफाई का, कि मैं बहुत अच्छा लिबास पहनता था, बहुत अच्छा था बच्चों में। तो ये मेरे लिए एजाज था सबसे पहला। जी, माशाल्लाह, ग्रेट। थोड़ा सा अपने दौरे तालिबिल्मी के बारे में बताइए कि अगर अभी हम सिर्फ बिल्कुल इनिशियल जो हम कहते हैं ना प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं, कैसे तालिबिल्म थे आप और कौन से मज़ामीन आपके पसंदीदा थे? किस सिलसिले में? प्राइमरी स्कूल के हवाले से मैं पूछ रही हूँ कि उस वक्त आप कैसे तालिब इल्म थे और कौन से मज़ामीन जो हैं वो आपके पसंदीदा होते थे उस जमाने में। बिल्कुल बचपन की बात कर रही हूँ, यानी कि 5वीं 6वीं क्लास की। बचपन में आपको पता है कि आजकल तो एजुकेशन जो है जी। खासतौर पर तालीमी मेयार वो खासा तब्दील हो चुका है। जी। लेकिन उस वक्त तो बहुत आसान था, उर्दू था, अंग्रेजी थी, हिसाब था, जोग्राफिया था, हिस्ट्री थी। जी। तो इस तरह के आसान से मज़ामीन थे, इतनी मुश्किलात नहीं थी। मेरे लिए खास तौर में मैथमेटिक्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा, सही। तो अजहरुद्दीन साहब, आप पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते थे? मैंने क्योंकि मैट्रिक किया है यहाँ आफ्टर पार्टीशन इस्लामिया हाई स्कूल रावलपिंडी मरी रोड से, जी। तो उस वक्त तक मैं बाकी और किसी फंक्शन वगैरह में हिस्सा नहीं लेता था। इसलिए मेरी सिवाय पढ़ाई के और दूसरे खेलों में क्रिकेट जरूर खेला करता था। ओके, कुछ थोड़ा सा हिजरत के बारे में बताइए कि आपने उस वक्त क्या देखा? मैं अपनी वालिदा के साथ और बहन भाइयों के साथ जालंधर आया था। अपने हमारे जो स्कूल में छुट्टियां होती है, दिल्ली से आया था। उस वक्त मैं 5th क्लास में था। जी। तो वहां से हम शिफ्ट कर, मेरे वालिद दिल्ली में थे, उनकी ट्रांसफर 14 अगस्त 1947 को दिल्ली से लाहौर हुई थी। जी। तो हम अपनी दादी के पास आए हुए थे, छोटे छोटे थे। तो उस वक्त फिर ये हमें कोई ले जाने वाला था, रॉयट्स बहुत ज्यादा थे। आपको पता है इस पंजाब में तो बहुत कत्ल गारत गरी हुई थी। जी बिल्कुल। तो हम लोग फिर अपनी दादी के पास थे। वहां से फिर मेरे वालिद दिल्ली से चले, फिर वहाँ किस तरह आए, फिर लाहौर आए, लाहौर से फिर हमें लेने के लिए जालंधर पहुंचे। जालंधर क्योंकि हमारी हम एग्रीकल्चर भी थे, हमारा पूरा गांव था, जमीन थी हमारी। जी। तो वो सब कुछ वो
छावनी कैंप में ये जो महाजरीन थे उनका कैंप लगा हुआ था, जहाँ वो हमारे वालिद आए और हमें वहाँ बिठाया। वहाँ सैलाब आ गया, बह गया। फिर हमें काफिले की सूरत में तमाम जितने बूढ़े थे, जवान थे, बच्चे थे, औरतें थी, वो फिर एक काफिले की सूरत में जलंधर से लाहौर की तरफ रवाना हुए। फिर रास्ते में जो जो हालात हुए, जो हमने कुछ देखा, जितनी कत्लो गरत करी देखी, खास तौर पर अमृतसर जब पहुंचे तो लाशों के ढेर लगे हुए थे। बस फिर हमें फिर जब लाहौर पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से बहुत से लोग हमारे शहीद हो गए थे। फिर हम वॉल्टन कैंप पे पहुंचे, जहाँ पे महाजनीन के लिए पाकिस्तान में था। वहाँ पे हमें फिर बच्चों को और ये पानी थोड़ा मिला, थोड़ा चने भुने हुए मिले, वो हमने खाए आके। बस ये लाहौर पहुंचे। चूंकि मेरे वालिद की ट्रांसफर लाहौर हुई थी, मेरे दादा थे उस वक्त AIG पंजाब पुलिस, तो वहाँ से फिर मेरे चचा यहाँ रावलपिंडी में थे, वो रेलवे में ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे। तो फिर मेरे वालिद ने कहा कि हमें आप वहीं पे ट्रांसफर कर दे, पिंडी में। तो फिर उनकी पिंडी पे ट्रांसफर हो गई, तो फिर हम पिंडी चले आए। हम शहर में रहे, पिंडी में हमें मकान मिला। फिर हम उसके बाद फिर वालिद तो मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे, जहाँ जहाँ ट्रांसफर, लेकिन फिर हम सेटल यही हुए। मैंने इस्लामी हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया, फिर मैं गॉर्डन कॉलेज में चला गया। गॉर्डन कॉलेज की यादें बताएं सुनने वालों और पढ़ने वालों से कि वहाँ पे कैसा दौर गुजरा, और क्या वहाँ पर फिर जो है एक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में, क्या आपके रेडियो के कैरियर का आगाज हुआ? ये सही है, बिल्कुल ये एग्जैक्टली यही है कि जब मैं गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में आया, तो वहाँ पर उस वक्त को एजुकेशन थी। को एजुकेशन और हमारे जो ये आपको पता ही है कि मिशनरी कॉलेज था। अच्छा। और वन ऑफ द 3 और 4 जो पाकिस्तान के टॉप के कॉलेजेस थे उनमें था जी। तो उसमें फिर ये है कि मैं वहाँ पे हमारे जो प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, मैंने आर्ट्स लिया था। ओके। तो अब इसमें ये होता था कि हमारे प्रिंसिपल अमेरिकन थे, वाइस प्रिंसिपल अमेरिकन थे, इस तरह ये सारा सिस्टम था जी। उर्दू हमें प्रोफेसर फातमी पढ़ाते थे जी। और वहीं पे फिर 2 क्लब्स थी, मिनर्वा क्लब और बार क्लब, जिसमें साइंस स्टूडेंट, जिसमें लड़के लड़कियां एक तरफ और आर्ट्स के लड़के लड़कियां एक तरफ होते थे जी। तो सालाना उर्दू और इंग्लिश में लिटरेरी कॉन्टेस्ट होता था, और फिर इसमें बड़े बड़े लोग आते थे जो प्रिजाइड करते थे। फिर बाकायदा उनके इनामात वगैरह दिए जाते थे। तो मैं उसमें हिस्सा मैंने लेना शुरू किया जी। तो उसमें ये होता था डिबेट, एसे कंपटीशन, ओरेशन कंपटीशन, रेसिटेशन कंपटीशन जी। तो रेसिटेशन कंपटीशन में मैं हिस्सा लिया करता। तो मैंने किसी को ना इंग्लिश में ना उर्दू में किसी को विन नहीं करने दिया था। अच्छा। तो वहाँ से मेरा आगाज हुआ। वो सब ज़ैड बुखारी डायरेक्ट जनरल थे रेडियो पाकिस्तान जी, वो प्रिजाइड कर रहे थे। तो उन्होंने जब मैंने अपना वो पीस पढ़ा जी। और उसमें कोई 12-13 वॉइसेस थी जी। तो वो ये बहुत बड़ा एक मेले का समा होता था गॉर्डन कॉलेज जी। बिल्कुल। तो वहाँ पे ये हुआ कि वो ज़ैड बुखारी उठे मेरी परफॉर्मेंस के बाद। उन्होंने प्रिंसिपल से परमिशन लेके कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। उठे और माइक पे आए, फिर मुझे बुलाया और मुझे एक जुमला कहा कि बेटे मुझे आप अपनी असल आवाज सुनाएं जी। क्योंकि मैंने वो 13-14 आवाजें मुख्तलिफ निकाली थी। वो एक ऐसा पीस था जैसे है ना जिस तरह ये हमारा इस वक्त सुहेल है ना
जी अपने जी हसबे हाल में जी बिल्कुल। मुख्तलिफ किरदार करता हूँ, वो एक किस्म का उस तरह का था। अच्छा अच्छा, सही। तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे अपनी, फिर नेक्स्ट डे एक बड़ी हैवी टीम उसने भेजी वहां से अपने, जिसमें एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर ये वो प्रिंसिपल के पास आए। उनका नाम डॉक्टर स्टुअर्ट था। अच्छा। और डॉक्टर स्टुअर्ट वर्ल्ड के टॉप क्लास बॉटनिस्ट थे। ओके। तो डॉक्टर स्टुअर्ट के पास आए, उन्होंने कहा जी कि इनको डीजी ने बुलाया है, जी अगर आप इजाजत दें तो हम इनको साथ ले जाएं। तो वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान पेशावर में उस वक्त नया नया था। जी तो वहाँ पे उन्होंने फिर मेरी रिकॉर्डिंग बाकायदा हुई थी। मेरा पहला, कि मैं पहला ब्रॉडकास्टर था एज ए स्टूडेंट अच्छा, जिसकी ग्रेट। वो रिकॉर्डिंग हुई, वो सही। फिर ब्रॉडकास्ट हुई। फिर उन्होंने मुझे, वो जितने वहाँ पे उनके ऑफिसर्स थे, जी उनसे कहा कि मैंने ऐसी ना आवाज सुनी है, ना ऐसी परफॉर्मेंस सुनी है। जी फिर उन्होंने मुझसे 2-3 क्वेश्चन किए। उन्होंने कहा कि मैं भी, मेरा नाम आपने सुना? मैंने कहा हाँ सुना है मैंने। जी बिल्कुल। आप रेडियो के बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर जी तरस बुखारी के छोटे भाई हैं। जी तो उन्होंने कहा कि मैंने अनारकली किया, इम्तियाज अली ताज का, आपने वो ड्रामा देखा? जी सुना? मैंने कहा हाँ सुना। जी फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक जंगल था जिसमें 2 कैरेक्टर थे, वो मैंने खुद किए थे। मैंने कहा मैंने वो भी सुना। जी तो इस तरह उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि आप मुझसे बहुत बेहतर है इस उम्र में। तो मेरे लिए इतना बड़ा एजाज था कि बस फिर उन्होंने कहा कि फौरी ज्वाइन कर सकते हैं आप। जी मैंने कहा मेरी एजुकेशन बीच में रह जाएगी, कहने के वो मुकम्मल करते रहो जी जैनाबाद। जी। उस तरह मैंने फिर अच्छा असलुद्दीन ये साहब, मुझे 1954 की बात है तकरीबन। 1954 की बात हो रही है ये। जी। जी अच्छा, हाँ। मुझे ये बताइए कि रेडियो में आपकी क्या जिम्मेदारियां थी? सदाकारी की आपने, कमेंटेटर रहे, पहला चेक मिला, या उस जमाने में जिस तरह भी पेमेंट का मोड होता था, तो क्या फीलिंग थी एज अ स्टूडेंट इतनी यंग ये, एज में जॉब मिलना? उस वक्त मैंने मुख्तलिफ फीचर्स में हिस्सा लिया, जी। जिसमें हमें 10 रुपए का चेक मिला करता था। ओके। फिर उन्होंने मुझे एज परमानेंट अनाउंसर और न्यूज रीडर रखा। ओके। उस वक्त में मैं 150 रुपए मेरी सैलरी मुकर्रर हुई, ओके। जो उस वक्त सबसे, रेडियो में सबसे ज्यादा सैलरी थी। जो अच्छा। उस वक्त प्रोड्यूसर की जो सैलरी होती थी वो जी। 90 रुपीज होती थी। अच्छा अच्छा, सही। तो वो मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ा एजाज था। जी फिर ये था कि जितने बाकी दूसरे लोग थे अनाउंसर न्यूज कास्टर, उनसे ज्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जी कि मैं खबरें भी पढ़ा करता था, मैं खतों के जवाब भी दिया करता था, जी। मैं आपकी फरमाइश भी किया करता था। तो इस तरह के वो सिलसिला चलता रहा। आपको कब लगा कि लोग आपको पहचानने लगे हैं और एक फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी है? क्योंकि उस वक्त, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, मीडियम सिर्फ एक ही था, रेडियो एक एंटरटेनमेंट का मीडियम था। तो किस वक्त आपको अंदाजा हुआ कि नाउ इट स्टार्टेड और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, अब बस आगे ही आगे जाना है? जी आप ये यकीन करें कि मैं जाती तौर पे नहीं समझता था कि लोग मेरी आवाज को, मेरे प्रोनाउंसिएशन को, तलफ़्फ़ुज़ को, मेरी अदायगी को, मेरी खबरों को इतनी शौक से सुनते हैं। मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाता था, बड़े बड़े लोग वैसे भी आया करते थे। उस वक्त अनाउंसर्स के बाद अनाउंसर बूथ हुआ करता था जिसमें इंजीनियर नहीं होते थे, जी सारा कंट्रोल अनाउंसर के हाथ में होता था। तो रिकॉर्ड भी हम खुद लगाया करते थे, आपकी फरमाइश भी खुद ही किया करते थे, उस पैनल को खुद ही कंट्रोल भी किया करते थे। जी मुख्तलिफ स्टूडियोज में जाना होता था, तो वो अनाउंसर ही किया करते थे। जी। लेकिन हमारा न्यूज जो स्टूडियो था वो साथ था, जिसमें हम खबरें पढ़ा करते थे। ओके। तो ये सिलसिला जो था, और मुख्तलिफ लोग जो अनाउंसमेंट के लिए, इंग्लिश प्रोग्राम है, कोई और प्रोग्राम है, उसके लिए वो अनाउंसर के पास बैठ के ये अपने
आपने कौन तो कौन से स्टेशन में काम किया, और सिर्फ उर्दू को ही फोकस किया या और रीजनल लैंग्वेजेस या अंग्रेजी में भी आपने जो है खबरें या अनाउंसमेंट्स की? मैंने अभी सिर्फ रेडियो की बात मेरा कर रही ख्याल हूँ है मैं। कि मैंने अनाउंसमेंट के साथ साथ, जी। जैसे मैंने बताया, खबरें, जी। उसके अलावा मैंने पता नहीं कितने लीडिंग रोल किए मुख्तलिफ ड्रामों में, अच्छा, जिसमें ग्रेट। बड़े बड़े राइटर थे। जी। आया नासिर थे, मुमताज मुफ्ती थे, जी। बाकी सिद्दीकी मरहूम थे यहाँ, जी। जो बहुत बड़े शायर भी थे और ड्रामा राइटर थे, पोटोहारी थे। जी। और वो मैंने पोटोहारी में लीडिंग रोल भी किए ड्रामे में। अच्छा, फिर ग्रेट। यहाँ पे पीरजादा, जो जिनकी फैमिली है जी, बिल्कुल। यहाँ पे, उस्मान पीरज़ादा एंड वो समीना पीरज़ादा। जी 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 हाँ जी हाँ, जी। उनके वालिद, वो प्रोड्यूसर, वो उन्होंने प्रोड्यूस किए। जिया मोहिउद्दीन ने ड्रामे प्रोड्यूस किए इस स्टेशन से, रावलपिंडी स्टेशन से। जी। तो उनमें मैंने लीडिंग रोल किए। फिर मैंने उस वक्त, आपको पता है कि और तो कोई चीज होती थी, साउंड इफेक्ट्स भी होते थे। जी। जी। साउंड इफेक्ट्स में मुख्तलिफ म्यूजिक, मुख्तलिफ घोड़ों की आवाजें, टापों की आवाजें, ये वो, रेलवे की आवाज आ गई, ये हो गया, वो सारे साउंड इफेक्ट्स रिकॉर्डेड हुआ करते थे। जी। जी। वो भी मैं साउंड इफेक्ट्स मैन भी था वहाँ। अच्छा, ग्रेट। हाँ जी। तो अच्छा। मैंने ये मुख्तलिफ रेडियो के, इसीलिए मुझे जब यहाँ से टेलीविजन की इब्तिदा हुई 1966 में, अच्छा, 66। चकलाले में, ओके। पाकिस्तान टेलीविजन। ओके। जी। पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो 15 जनवरी 1967 को चकलाले में फील्ड मार्शल अयूब खान ने उसका इफ्तिताह किया था। जी। और खास तौर पर मुझे उसके इफ्तिताह में के लिए बुलाया था। अच्छा। लेकिन रेडियो ने मुझे फिर जब इनकार किया कि हमारे पास तो एक ही तो है जो वॉइस जो है जिस पे हम डिपेंड कर रहे हैं, जी। तो फिर उनके एमएस ने कहा कि नहीं, फील्ड मार्शल का हुक्म है। जी। फिर मैं वहाँ गया 6 दिसंबर 66 में। जी। और 15 जनवरी को 15 जनवरी 1967 को बाकायदा फिर चकलाले में फील्ड मार्शल अयूब खान ने इफ्तिताह किया, एक बैरक में। अच्छा। एक टूटी बैरक थी, जी। जिसमें एक जर्मन टीम आई हुई थी, जी। जिसमें एक ही वो बैरक में सारा कुछ होता था। जी। ड्रामे भी होते थे, अनाउंसमेंट भी होती थी। तो उस बैरक में के सामने आके अयूब खान ने इफ्तिताह किया था। पहली अनाउंसमेंट मैंने की थी, पहला बुलेटिन मैंने पढ़ा था। अच्छा। तो बच्चों के प्रोग्रामों की कंपेयरिंग की थी। फिर मैंने ड्रामा भी किया यहाँ पे। हकीम अहमद शुजा का एक ड्रामा था। यावर हयात बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे हमारे, जी। जो तो उस वक्त ट्रेनिंग में आए हुए थे जी। लाहौर से। ये भी हकीम अहमद शुजा के भांजे थे। अच्छा। तो वहाँ से मैंने ड्रामे का रोल भी किया। जी। तो इस तरह मुख्तलिफ। फिर ये जो 23 मार्च की परेड होती थी, जी, बिल्कुल। उसकी कमेंट्री किया करते थे। फिर स्कूल में जो पास आउट हुआ करते थे कैडेट्स, उनकी बाकायदा हम रेडियो की टीम ISPR लेके जाते थे, जिसमें मैं उसमें सारी कमेंट्री सारी वो करके रिपोर्ट बना के फिर वो ब्रॉडकास्ट किया करते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन इसके साथ साथ आपने पीटीवी में क्या इंतजामी अमूर भी देखे हैं या उन ओहदों पे भी काम किया है जो इंतजामी ओहदे होते हैं? बेसिकली मैं वाहिद अनाउंसर जो बाकायदा बाकायदा मैंने इसकी जॉब की एज एग्जेक्टिव। जी। जी। जैसे प्रोड्यूसर हमारे हुए थे, प्रोड्यूसर हमारे जो एम्प्लॉय थे उस वक्त जब टेलीविजन शुरू हुआ, तो उनकी 480 की सैलरी होती थी। जी। इसी तरह मेरी भी 480 सैलरी होती। ओके। तो उस में बढ़ते बढ़ते फिर मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन का शोभा नहीं था। कभी खबरें आ रही हैं 10 बजे, कभी खबरें आ रही है 8 बजे। वो मैंने बाकायदा एक जो शीटिंग की, बाकायदा प्रोग्राम को तरतीब दिया, जिसमें बसीरत से शुरू होता था और फरमा
पुराने इलाही का खत्म होता था, जी तो इसमें बच्चों के प्रोग्राम भी होते थे, उसमें मजहबी प्रोग्राम भी होते थे, उसमें अंग्रेजी, उर्दू और बंगाली में खबरें भी होती थी, और ड्रामे भी होते थे, जी और ज़िया मोहिउद्दीन शो भी होता था, जी म्यूजिक के प्रोग्राम भी होते थे, जी जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट आया करते थे, ईस्ट पाकिस्तान से भी आया करते थे। तो जी उनकी मेजबानी भी मैंने की। फिर मैंने यहाँ से एक शो किया था, जो हम बाकायदा लाइव किया करते थे, जी अजूब नेशनल पार्क से। अच्छा पहले वो अच्छी मुफ्ती किया करते थे, उसके बाद फिर मैंने शुरू किया वो। ओके उसमें फोक आर्टिस्ट जितने थे वो आया करते थे और वो प्रोग्राम किया करते। फिर मैंने अयूब खान दश्त मरी में, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के नामवर जितने सिंगर्स होते थे, जी जितने पोएट्स होते थे, जी जितने क्लासिकल और लाइट सिंगर होते थे, उनकी एक जश्न मरी भी हुआ करता था जब हम किया करते थे लाइव। जी तो ये सिलसिला जारी रहा अच्छा अगर हम वहाँ कुछ खबरनामे तकरीबन 85 तक जी। अच्छा अगर हम खबरनामे की बात करें तो आपका बड़ा नपा तो तुला स्टाइल होता था, वार्डरोब भी बड़ा एक मेंटेन होता था, अक्सर आप चश्मा लगाते थे और आपका मतलब वेस्ट कोट होता था हमेशा साथ। कोई खास तैयारी करते थे खबरनामे से पहले, और उर्दू पर इतना अबूर और लबो लहजा और बिल्कुल उस तरीके से उर्दू को बोलना कि जैसे वो है। आपको पता है आजकल तो बहुत गलती होती है जब टीवी पे चीजें चल रही होती हैं, इवन लिखने में भी बोलने में भी, लेकिन जो आपका गोल्डन एरा था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो आपका कोई तैयारी करते थे और फिर इस कदर संजीदगी से पढ़ना और इस तरीके से, तो किस तरह से आप थोड़ा सा जरा शेयर करें अपना एक्सपीरियंस खबरनामा पढ़ने का। ये अपने जवेरिया बेटे, इसमें जो मेरी बेसिक ट्रेनिंग है ये जी वॉइस की, और ये सारा स्ट्रेसेस पॉजेस और अंदाज और लफ्जों की सही अदायगी, ये इसकी बेसिक ट्रेनिंग मुझे रेडियो से मिली थी। ओके रेडियो में हमें मुख्तलिफ अल्लामा इकबाल की पोइट्री, फिर मीर अनीस की मर्सिया, वो जी बाकायदा उसमें एक रिदम है, जी वो हमें सिखाया। फिर ये है कि हमारे वॉइस की स्टूडियो में अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रेनिंग होती थी विद म्यूजिक, विद सारंगी, कि हम वो मुख्तलिफ जो वो सुर हैं जी मौसीकी के, जी उस हिसाब से आवाज को बाकायदा उस सारंगी के उस नोट के साथ मिलाना। फिर विस्पर इस तरह होती है कि जी आप एक कोने में खड़े हैं कि दूसरे कोने में आपकी विस्पर सुनी जाती है। जी मतलब ये ट्रेनिंग जो मुझे फायदा हुआ, जो अब तो कहीं नजर आती नहीं, ना बताने वाले हैं। जी तो ये चीज जो सबसे बड़ी बात जो है जी वो है रेडियो में वो शख्स एज ए ब्रॉडकास्टर सिलेक्ट होता था जी जो जिसकी वॉइस कल्चर्ड होती थी। जी कल्चर्ड से मेरी मुराद है तो उसके मौसीकी के वो सातों सुर उसकी आवाज में लगते हों, जी ये कल्चर्ड वॉइस के ताल्लुक है। और सुनने वाला जो है अगर आवाज सुन रहा है तो वही रुक जाए, जी ये कौन है। जी ये बेसिकली जो आपने सवाल किया है, जी ये रेडियो की ट्रेनिंग है, जो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ऐसा शख्स है जो आपको बता सके, जो समझा सके। जी जिस तरह हमारा ऑडिशन होता था इस तरह होता था। जी तो ये चीजें जो है ये रेडियो ने सिखाई है। अच्छा अजहर लोधी साहब ये बताइए कि हम सब इंसान हैं, जाहिर सी बात है जज्बात का हम पे गालिब आ जाते हैं। कोई ऐसी खबर पड़ी हो कि आप जज्बात को रोक ना सके हो, गमी और खुशी दोनों के हवाले से बताएं कि मतलब आपको जिसने भी देखा बहुत संजीदगी से खबरें पढ़ते हुए देखा, लेकिन कभी होता है कि कोई ऐसी चीज होती है कि इंसान अपने जज्बात नहीं रोक पाता, तो कोई ऐसी खबर जो है वो सुनने वालों और पढ़ने वालों के साथ शेयर करें कि जिसमें एक लिविंग लेजेंड से भी जज्बात पे काबू नहीं हो सका। एक तो वो अपने शायद आप मुझसे मेरा ख्याल है कि जरूर है
बेंचेस में थे, उसी चकलाले में। जी। तो हमें ये बताया, मैं उस वक्त वो मैंने खबर जब पढ़ी जी। तो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सका था। जी। हजारों कतार लोगों की हिचकियां बन गई थी, लोग रो रहे थे। जी। टेलीविजन के जितने लोग थे, जी। क्योंकि उसमें सारे दोस्त थे, बंगाली भी थे, पंजाबी भी थे, उर्दू स्पीकिंग भी थे, पश्तो स्पीकिंग भी थे। जी। तो उसमें वो एक ऐसा जज्बाती, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा था कि हम हमारे जो है हम फतह की तरफ जा रहे हैं। सडन ये हुआ कि ढाका फॉल हो गया। जी। वो एक इतना बड़ा ये सानिया था जी। कि वो नाकाबिले बर्दाश्त था, जिससे हम काबू नहीं पा सके। वो खबर मैंने पढ़ी उर्दू में जी। और शाइस्ता ने पढ़ी इंग्लिश में। जी। एक तो वो है जो इसमें है। फिर जो C-130 का क्रैश हुआ, जी, जनरल ज़िया का। जी। ठीक है ना जी, उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारी अफवाज पाकिस्तान की जो टीम थी, जी, वो C-130 में जी, वो इस फानी दुनिया से रुखसत हो गई थी। बिल्कुल। वो भी सडन ही। मेरी उस वक्त मैं छुट्टी पे जा रहा था। जी। उस दिन मेरी मदर इन लॉ की डेथ भी हुई थी। तो मेरी फैमिली गई हुई थी, तो मैं बाद में जा रहा था, तो मुझे एकदम रोक लिया गया कि आपने जो है कल कमेंट्री करनी है उसकी। एक वो था खबर जो जिसके लिए बहरहाल वो जिस तरह हुआ वो हुआ। फिर उसका जो कुछ हुआ मेरे साथ वो लहरा बात है। उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ये इंसान तो इंसान है ना। इंसान के अपने जज्बात भी होते हैं कुछ तो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अपने उस को मेंटेन रखूं कि जो कुछ मेरे साथ जो कुछ मैंने मेहनत की है, जिस रूज पे मैं लेके गया हूँ, और मेरे बड़े बहुत लोग न्यूज़कास्टर मैंने ट्रेन किए टेलीविजन में, जिसमें खालिद हमीद थे, जिसमें सुरिया शहाब आई थी, फिर अर्जुमन शाहीन आ गई, मापारा सफदर आ गई, ये रेडियो से आए थे। अच्छा। तो ये हमारे एम्प्लॉय नहीं थे, जितने बुलेटिन पढ़ते थे उनको पेमेंट हो जाती है, इनकी कैटेगरीज भी है। जी। तो ये मेरे लिए बड़ा। दूसरी बात जो सबसे बड़ी थी वो मैंने आपको भाई बताई कि रेडियो के तजुर्बात ने मुझे ये सिखाया था कि वक्त की पाबंदी जो है, एक सेकंड इधर से उधर नहीं होना। उसके लिए मैंने टेलीविजन में फिर प्रेजेंटेशन का शोबा कायम किया। उस प्रेजेंटेशन वो एक अलग शोबा था जिसमें शीटिंग होती थी, जिसमें तमाम कमर्शियल होते थे, जिसमें तमाम प्रोग्राम होते थे, उनके प्रॉपर टाइमिंग होते थे। तो उससे वो सारा वो मैंने खुद डेवलप किया। अच्छा अजहरुद्दीन साहब, ये बताइए कि फिर आपने टीवी और रेडियो को कब खैरबाद कहा और उसके बाद फिर आपकी क्या मसरूफियात रही? रेडियो को मेरी अल्लाह की तरफ से है कि मैंने ना कभी एप्लीकेशन रेडियो के लिए दी के लिए, ना मैंने टेलीविजन के लिए। मुझे रेडियो में भी कॉल किया गया, मुझे टेलीविजन में भी कॉल किया गया। ठीक है ना जी। तो मैं 19 दिसंबर 1966 तक मैं रेडियो में रहा। ठीक है ना जी। ये आप अंदाजा लगाइए कि तकरीबन 14-15 साल, बिल्कुल, जिसमें से मेरे कोई 2-3 साल मेरी कॉन्ट्रैक्ट पे था। वो जिस तरह चेक मिला करते थे, फिर मैं रेगुलर हो गया था। फिर मैं इस तरह फिर 1967 जनवरी में मेरी अपॉइंटमेंट एज ए अनाउंसर न्यूज़कास्टर हुई टेलीविजन में। वो मैं रहा जी 1996 तक।
जी क्योंकि 60 इयर्स मेरी हो गई थी, ठीक है ना जी। जी उसके बाद फिर मैं कंसल्टेंट हो गया था। जी कंसल्टेंट हो गया जिसमें मैं न्यूज, करंट अफेयर एंड प्रेजेंटेशन। जी उसके बाद फिर मुझे पीटीवी के सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बना दिया गया। ओके उस वक्त पीटीवी और शालीमार जी ये इकट्ठे अपने दोनों का बनाया गया। जी ये शोबे मेरे पास रहे। फिर 2000 में ये आजकल उस वक्त हमारी एमडी की पोस्ट खाली थी, जी तो फिर इनको एमडी लगाया गया। जी तो फॉर 6 मंथ आप देखते हैं। जी फिर मुझे जिम्मेदारी सौंपी कि आप इनको थोड़ा सा बताएं पाकिस्तान टेलीविजन के बारे में कि क्या है, जी वर्किंग क्या है, किस तरह होता है सब। जी तो फिर मैं लेके आया प्राइम मिनिस्टर एमडी ऑफिस में। तो आजकल वो हमारे उधर है अपना। और एक और बात जो खास तौर पे जब टेक ओवर हुआ है, जी उस वक्त मैं कंसल्टेंट था। ओके मुशर्रफ, जी जनरल मुशर्रफ। जी तो उस वक्त मैं कंसल्टेंट था। वो फिर मैंने अपनी आंखों से देखा कि दोपहर में फौज आई, जी फिर उसके बाद रात को फिर वो सारा ड्रामा चलता रहा, जी ब्रॉडकास्ट वो। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला तो पाकिस्तान बहुत से की उतार स्कीम के चढ़ाव साथ आपने देखे पाकिस्तानी सियासी देखिए। तारीख के और पाकिस्तान की जी हाँ, तारीख के। मैंने जो सबसे बड़ा मेरी जिंदगी का एक और है वाकया, वो ये है जी कि मेरे सामने लियाकत अली खान को गोली लगी थी। ओ मेरे वो कातिल जिसने गोली मारी थी जी वो मुझसे 2 गज के फासले पे बैठा था। अच्छा अच्छा और जी क्योंकि मेरा स्कूल सामने था ना, उस वक्त कंपनी बाग था। ये जी जी जो इस वक्त लियाकत बाग है वो उस वक्त कंपनी कंपनी बाग बाग था। था। जी बिल्कुल। जी हाँ। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड सवाल था कि उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आपका बस कुछ सवाल निजी जिंदगी के हवाले से पूछूंगी कि आपने बहुत बड़ी बड़ी कवरेजेस की, लाइव ट्रांसमिशंस की और कमेंट्री की। किन आलमी शख्सियात से आपकी मुलाकात हुई और किन से जो यादगार मुलाकात रही आपको आज तक याद हो? मुझे देखिए सबसे बड़ी जो मेरी जिंदगी की लोगों को वो तो बहुत कुछ प्यारा होता है फिर कि उसके इतना बड़ा घर हो, उसके बाद इतना बैंक बैलेंस हो, ये हो। मेरे पास जो है वो जिंदगी का सरमाया ये है कि मैं 27 रमजान की 27 28 रात को खाना काबा रोजा रसूल के अंदर मुझे 2 मरतबा हाजिरी नसीब। माशाल्लाह और माशाल्लाह। मैं वहां तक गया जहां तक आम लोग नहीं पहुंच सकते। बहुत एजाज की बात है। बस जी हाँ। तो मैं ये है मेरी जिंदगी का सरमाया, जी और यही मेरी इज्जत है और यही मेरी सब कुछ सही। अच्छा, थोड़ा सा जिंदगी भर। आपकी निजी जिंदगी के हवाले से बात करते हैं। माशाल्लाह आपके बेटे हैं, बेटी हैं, और अहलिया के बारे में तो ये मशहूर है कि वो बहुत रख रखाव वाली हैं और खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो थोड़ा सा अपनी निजी जिंदगी के हवाले से बताइए। ये मेरे 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। जी ये मेरी मिसेज जो है ये मेरे सगे मामू की बेटी है। अच्छा ये आके आबाद हुए थे फैसलाबाद के पास जगह है गोजा, जी ठीक है। तो ये वहाँ आबाद हुए थे। तो मेरे वालिद की ख्वाहिश ये थी कि मेरी शादी वहाँ हो। जी हालांकि मैं शोबिज में था, बड़े बड़े आपको पता है शोबिज में जी उस वक्त एक ही था टेलीविजन जी और एक ही रेडियो था। जी लेकिन फिर मैंने वालिद के कहने पे 1964 में अच्छा माशाल्लाह। मेरी शादी हुई। जी और माशाल्लाह ये सही है कि बहुत अच्छा खाने बनाती हैं। मेरी वालिदा भी बहुत अच्छा खाना बनाने वाली। अच्छा कुछ ग्रेट। चीजें
ये बहुत फिर ये बेटे जो है, एक बेटा अभी गया है, एक हफ्ता मुझसे मिल के, जी जो है वो वहाँ पे दुबई में एक फॉरेन टेलीविजन चैनल है, उसमें है जी टेलीविजन इंजीनियर। तो वो बड़ा बेटा है। उसकी जो जो मेरी बहू है, जी वो मेरी बीवी की बड़ी बहन जी उसकी बेटी है। जी अ, वो वहाँ शारजा में उनका घर है। और वो और दूसरा बेटा जो है वो वकास, वो फौजी बिन कासिम फर्टिलाइजर में है। जी वो फाइनेंस में है, डिप्टी फाइनेंस मैनेजर। अच्छा ग्रेट वो सीए उसमें, तो वो उसमें है। तीसरा बेटा जो है जो स्पोर्ट्स चैनल खोला गया है पीटीवी का, जी इस वक्त वो तकरीबन हेड वही है ये सब, अच्छा ग्रेट उसामा आजम। जी उसका जो एक्चुअली जो हेड है वो जनरल जनरल नियाज हुआ करते थे ज़ियाउल-हक मरहूम के दौर में। जी उनका बेटा है, खुद डॉक्टर है ये। जी नोमान जो कर रहा है वो मेरा बेटा ये उसामा कर रहा है, स्पोर्ट्स चैनल वो। और तकरीबन मैं समझता हूँ जी कि जितना बिजनेस ये कर रहा है ना जी, जी स्पोर्ट्स चैनल ही कर रहा है। बाकी तो आपको पता ही है पीटीवी के हालात जो है, जो वाकयात है, जी बिल्कुल वो सारे आज भी अखबार में भरी पड़ी है जी बिल्कुल आप इस सही कह सिलसिले रहे हैं में। जी इंतजामिया हाँ, की और जो वजह सबसे छोटा बेटा है जी वो प्रोडक्शन में है, वो पीटीवी होम में है। ओके तो सारे बच्चों ने मीडिया ही सिलेक्ट किया और बेटी उन्होंने कौन सी फील्ड चुनी या फिर वो हाउसवाइफ हैं वो उसका मियाँ जो है वो कर्नल अभी रिटायर हुआ है। अच्छा माशाल्लाह जी हाँ, जी जी हाँ। ओके तो बेटी इस वक्त मेरे पास है। बेटा उसका उसका ये फाइनल है 3-4 महीने। जी वो उसमें वो उसने इंजीनियरिंग आर्मी में है अपने। उसके बाद वो अभी 2-3 महीने का उसका है ये आखिरी। जी उसके बाद वो ट्रेनिंग उसकी 6 महीने रिसालपुर में होगी, जी फिर वो कैप्टन हो जाएगा जी। माशाल्लाह आपके 8 और ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं उनके साथ कैसा बॉन्ड है और कैसी वक्त गुजरता है उनके साथ मेरे बहुत प्यारे हैं जी। उसामा के एक बेटा एक बेटी है। जी वो बहुत बेटी अब फोर्थ में है। बेटा अभी उसने फर्स्ट में किया है। ये है। अच्छा उसकी मैं बेटी आपसे हमने अपनी फैमिली से बाहर की है, अच्छा उसकी शादी। जी अच्छा मैं आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी थैंक यू सो मच आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया क्या मशागल हैं आजकल क्या मसरूफियात हैं और जिस वक्त फारिग टाइम होता है तो कोई हॉबीज़ वगैरह हैं आपकी जैसे गार्डनिंग होती है या बुक्स पढ़ना इस तरह की चीज़ें हॉबीज़ क्या हैं आपकी बस बुक्स जितनी है दीनी, क्योंकि मैंने टेलीविजन में जितने दीनी प्रोग्राम है दीन इस्लाम से मुतालिक, जी वो मैंने ही शुरू किए हैं। जी जिसमें आपके कुल पाकिस्तान मुकाबला नातखानी, जी कुल पाकिस्तान मुकाबला है, हुस्न क़िरात, जी फिर ये फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी 14 अगस्त की, ये जी मैंने शुरू की। फिर जश्न आज़ादी जो है, फिर ये 23 मार्च की परेड जो है, जी ये फिर जितने रमजान में अफ्तारी के वक्त मुख्तलिफ मसाजिद में होती थी अफ्तारी, वो लाइव किया करते थे टेलीविजन में उस वक्त। फिर जी ये अजान जो है ये मैंने शुरू कराई। जी फिर सबसे बड़ी बात जो है असेंबली जो है हमारी, जी जिस पे जो कलमा तैयबा लिखा हुआ है, जी ये मैंने लिखवाया उस वक्त। अच्छा मैंने कहा माशाल्लाह जी ये जगह खाली है, जी और वहां से वो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती थी। तो फिर वो मेरे अर्ज करने पे वो फिर उसी वक्त वो लिखवाया गया कलमा तैयबा। अच्छा तो अजय ये है। साहब लाइव से मुझे एक सवाल और जहन में आ गया क्योंकि थ्रू आउट आपका सारा कैरियर तो लाइव ही रहा है कि लाइव न्यूज कास्टिंग लाइव कमेंट्री मतलब रिकॉर्डेड का नई कॉन्सेप्ट था कभी कोई गलती हुई और अगर हुई तो कवर कैसे की क्योंकि इंसान खता का पुतला है कभी कभी गलती भी हो सकती है तो कैसे आप लोग कवर करते थे उस वक्त क्योंकि वो तो बिल्कुल लाइव होता था डिले भी नहीं होता था 1 या 2 मिनट का देखिए जो है बेटे, गलती हुई जो आपने बात की, इंसान से गलती तो होती है, जी वरना फरिश्ता जी क्यों ना होता हो। जी तो गलती
हो जाती है, लेकिन उस गलती को निभाना जो है वो जरा वो जो आपका ज़हन है जी। वो उसको फौरी तौर पे अगर तो वो कंट्रोल कर सकता है उसको, जी। कंफ्यूज नहीं होता, फिर वो कर लेता है। जी। तो गलती हुई, जरूर हुई, ये जी। नहीं हुई, जी। लेकिन अल्लाह ने मदद की और वो फिर ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि नई नस्ल में जो बच्चे बच्चे मीडिया में आना चाहते हैं, न्यूज़ कास्टिंग में आना चाहते हैं, मेजबान एंकर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? उनके लिए बेटे मेरा यही भी है कि एक तो ये है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और रेडियो में जमीन आसमान का फर्क है, जी। ठीक है, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग जो है आपको रेडियो देता है आवाज की। जी। इसके लिए आपको न्यूज कास्टिंग के लिए और एंकर के लिए जितनी भी आप पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ अदब, हमारा क्लासिक अदब, जी। हमारी पुरानी पोइट्री जो है, क्योंकि पोइट्री जो है वो आपको सिखाती है स्ट्रेसेस, पॉजेज, आवाज का जीरो बम, उतार चढ़ाव। जी। तो ये चीजें जो अगर वो न्यूज का अच्छा बनना चाहता है, अच्छा एंकर बनना चाहता है, क्लैरिटी आती है। मतलब मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि जी। बरतरज अंदेशाए सूदो ज़िया है जिंदगी। अगर आप जिंदगी कह देंगे तो मकसद फौत हो जाएगा। जी। तो जिंदगी साउंड पैटर्न जो है ना जी। बताता है। जी। बरतरज अंदेशाए सूदो ज़िया है जिंदगी, है कभी जा और कभी तस्लीम जा है जिंदगी। जी। ये चीजें जो है, ये पोइट्री, क्लासिकी अदब और जितने आ सके, और इसके लिए जी। अखबार, रसायल आपके पास मौजूद है। जितना तेज से तेज पढ़ के जी। आप रिकॉर्ड करके सुने, कितनी तेजी से आप पढ़ सकते हैं और कितनी क्लैरिटी रहती है आपके, कितना स्लो पढ़ सकते हैं, कितनी क्लैरिटी रहती है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जी। मेहनत करनी पड़ती है और ये सिलसिला कभी रुकता नहीं है मेहनत का। जी। और ये अगर जारी रहे तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, और इंसान सीखता रहता है आखिरी उम्र, आखिरी सांस तक सीखता रहता है। अगर ये कह दे कि मैं बस हो गया हूँ, मैं एंकर हो गया हूँ जी। और मैंने फोन पे भी बात कर ली है जी। और मुझे ये बातें। वैसे एक सवाल मेरे जहन में फिर आ रहा है कि ये बताइए कि आप खुद किसका खबरनामा देखते हैं और करंट अफेयर शो किसका देखते हैं, और मॉर्निंग शो कोई देखते हैं आप? मुझे मॉर्निंग शो का मतलब समझ में नहीं आया जो आजकल हो रहे हैं। जी। मॉर्निंग शो मैंने शुरू कराया था। जी। वो तो बिल्कुल अलग ही था ना, अब तो उसके नाम पर अजीबो गरीब चीज नशर होती है जो कि अक्सर लोग नहीं देखते। इसको मैं मॉर्निंग शो मानता ही नहीं हूँ। मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है कि मॉर्निंग शो जो है कि हम अपनी नई नस्ल को क्या बता रहे हैं। क्या ये बता रहे हैं कि शादियां कैसे होती हैं? क्या ये बता रहे हैं कि डांस कैसे होता है? क्या ये बता रहे हैं कि ये चीजें जो है ये मेरी समझ से बाहर है, और मैं समझता हूँ इसके कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को अभी है, चंद लोग हैं जी। आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि करंट अफेयर्स आप देखते हैं सर? करंट अफेयर्स में किसी का शो देखते हैं प्राइम टाइम में? करंट मैं देखता ही यही हूँ अपने थोड़े बहुत जो है उसमें मुझे थोड़ा सा स्टिंग उसमें मुझे मिलता है कामरान शाहिद के प्रोग्राम में। बाकी तो हाँ, कामरान खान को मैं शुरू से जन्म में पढ़ता आया हूँ, उसके अपने जो उसकी खबरें होती थी और जो कामरान खान है। और खबरनामा कहाँ देखना पसंद करते हैं? खबरनामा तो आप खुद चूंकि लिविंग लेजेंड है ना, इसलिए मैं सुनना चाह रही हूँ कि वो कौन सा खुश नसीब चैनल है जिसका खबरनामा आप देखते हैं? खबरनामा मैं देख लेता हूँ सिर्फ ये जानने के लिए कि आज इस मुल्क में क्या हो रहा है। जी।
बाकी खबरनामे में वो कैफियत मुझे नहीं, वो नहीं मिलती। जी, नहीं बहुत मिलती। शुक्रिया अज़ल उदी साहब टीआरटी उर्दू सर्विस से बात करने का और अपना कीमती वक्त हमें देने का।